तो वीडियो लोग नमस्कार। अपन आ चुके हैं अपने नए चैप्टर की ओर जिसका नाम है चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और कैसे इंडियन इकोनॉमी के अंदर उसका रोल होता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं वीडियो लोग। तो बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ये निकाल दिया मैंने अपना डिजिटल पेन। से पहले निकालते हैं अपना ड्राइंग वाला औजार। तो चैप्टर 10 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग बात करें कि ग्लोबलाइजेशन कोई एक नया फिनोमेना नहीं है, या फिर कोई नई प्रोसेस नहीं है। तो ये हजारों सालों से चलती आ रही है। और हम लोग बात करें बस इसकी जो रैपिडनेस है तो वो इंक्रीज हो गई है। जैसे कि हम लोग बात करें कि पहले के समय पर जो ट्रैवलर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, तो वो अपना सामान बेचने के लिए इंडिया आते थे, या हमारे यहाँ के लोग दुनिया भर की अलग अलग जगह पे जाते थे, वहाँ पे व्यापार करते जाते थे, अलग अलग पर्पसेस के लिए, शादी के लिए, गाना गाने के लिए, और अपनी जो रिलीजन है उसको फैलाने के लिए, और अलग अलग फंक्शन होते थे हर चीज के लिए। वो पूरी दुनिया भर में घूमते थे और अपना प्रचार करते थे, माइग्रेशन करते थे। तो इसी माइग्रेशन को क्या कहा जाता था? ग्लोबलाइजेशन था। तो अपने साथ वो खाना लेके जाते थे, कल्चर लेके जाते थे, अपनी हिस्ट्री लेके जाते थे। तो ऐसे करके हम लोग बात करें जो अलग अलग कंट्रीज हैं, इनके लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता था आपस में अलग अलग कंट्रीज के लोगों का, तो इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो आज के समय पर हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन कौन करेंगे, हम लोग बात करें आज के इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो भैया ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन द कंट्री थ्रू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हम लोग बात करें जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, वो क्या कर रही हैं? इंटीग्रेशन कर रही हैं। हम लोग बात करें प्रोडक्ट्स में हिस्ट्री का मतलब प्रोडक्ट वगैरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा रही हैं। तो इंटीग्रेशन तो हो रहा है अलग अलग कंट्रीज के बीच में। तो भैया अब जैसे कि अगर अर्बन एरियाज के अंदर जाइए आप लोग, तो अब अर्बन एरिया के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे एक जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि आपको वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिख जाएंगे, और वहाँ पे सेम प्रकार की फूड स्टॉल्स होंगी, या फिर कपड़ों के लिए गारमेंट शॉप्स अलग अलग होंगे। तो ये सभी जगह कॉमन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब ग्लोबलाइजेशन का असर ही है हमें। वरना अगर आप लोग एक स्पेसिफिक गांव वाले एरिया के अंदर जाइए, जो जहाँ पे रूरल एरिया है, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन कम होती है, तो वहाँ पे आप जाके देखिए, तो वहाँ पे इतना ज्यादा आपको कॉमन चीजें नहीं मिलेंगी। हर जगह का कल्चर अलग होता है। जैसे हम लोग बात करें राजस्थान में, हम लोग बात करें चूरमा खाया जाता है, अपने यूपी में छाछ पी जाती है। तो फिर अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है। तो फिर जो ग्लोबलाइजेशन है इसे हमें देखने को मिलता है एक कॉमनिटी प्रकार से हर जगह पे देखने को मिल रही है आजकल। तो हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिर आप कोई डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन द कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो भैया अभी इकोनॉमिक्स के साथ बैठ के ग्लोबलाइजेशन समझते हैं, वरना अगर सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से इसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है थोड़ी बहुत, कि लोगों कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो भी लिख देना, तो वो गलत नहीं करेगा आपको। क्लियर? और देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो भैया अगर हम लोग बात करें, जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो ग्रेटर चॉइसेस आती है। क्योंकि भैया अगर हम लोग बात करें, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होती तो भैया मार्केट के अंदर कम लोग होते, तो भैया जो भी चीजें वो देते हैं वैसी लेनी पड़ती है। तो अब भैया कंपटीशन बढ़ रहा है, दुनिया के अलग अलग वो आते हैं। तो वो अपने हिसाब से अगर वो लोग अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, तो हम लोग इनकी पुरानी क्वालिटी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों ही खरीदेंगे। इसलिए हम लोग बात करें इनके बीच में कॉम्पिटिटिव प्राइस हो जाती है। तो जैसे हम वो कहता है कि हम कोई मान जो लोग सामान हम 10 रुपए का दे रहे हैं, कितने रुपए का दे रहे हैं? ओ माय गॉड। कोई बंदा आया तो वो कह रहा हम 10 रुपए का सामान दे रहे हैं। अब कोई यूरोप से आदमी आया, तो उनके यहाँ मशीनें बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। तो वो कह रहा है 10 रुपए का सामान नहीं, अब हम तुम्हें देंगे यही सामान, हम तुम्हें 5 रुपए में देंगे। तो भैया अब 10 रुपए का सामान कोई खरीदेगा नहीं, तो ये भी कहेगा हम 6 रुपए में या 5 रुपए के अप्रोक्स में बेचने लगेंगे। तो फिर जो हम लोग बात करें, लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो प्राइसेस का भी असर पड़ता है, हम लोग बात करें इकोनॉमी के अंदर। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, असर पड़ता है इन सारी चीजों का। ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो भैया हमारे पास प्राइजेस को लेकर ग्रेट ग्रेट चॉइसेस हमें देखने को मिल जाती हैं। क्लियर? तो जो रेट स्टैंडर्ड होते हैं प्राइस के, तो वो हमारे मतलब जो जीवन शैली होती है, तो उसको भी अच्छा बना देते हैं। जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होती है, लिविंग होती है हमारी, उसको भी अच्छा कर देते हैं। क्योंकि अच्छा क्वालिटी में गुड्स मिल रहा है, और प्राइस भी हम लोग बात करें कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेंगे, तो हर चीज हमें सस्ती पड़ जाएगी। ठीक है।
इसके अलावा हम लोग बात करें जो एमएनसीज हैं, तो जैसे मल्टीनेशनल एमएनसीज क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे, इनकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। तो जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा टेस्ला हुई, सुजुकी हुई, तो दूसरी जो कंपनीज होती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाती हैं, यानी कि हमारे देश में पैसा आता है बाहर देशों से, हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन इंडिया। तो भैया एफडीआई बहुत जरूरी होता है हमारी डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो एमएनसी वगैरह ये सारी चीजें हमारे कंट्री के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या हमारे यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस और भी थोड़े बहुत इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो दूसरा इम्पैक्ट हमने क्या देखा, जो एमएनसीज हैं, तो भैया ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इनके अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कि इट हैज हेल्प्ड इट हैज हेल्प्ड टॉप इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल। जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो बाहर की कंपनी को तो ठीक ही ठीक है, हमारी कंपनी को भी तो फायदा होगा। हमारी कंपनी दूसरे कंट्रीज में जाके ट्रेड करेंगी और अपना जो ट्रेड है उसको फैलाएंगी, तो फिर हमारे लिए भी तो अच्छा हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की बात होगी हमारे कंट्री की कंपनी के लिए, कि वो दूसरी कंट्री में जाके पैसा कमा के हमारे देश की डेवलपमेंट में लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरे भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम लोग बात करें क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे आईटी कंपनीज हुई, तो अब इनके लिए नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है कि भैया अब ये क्या करती है, यहाँ पे दूसरी कंट्रीज वगैरह आती है तो उनको सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक कंट्री कंपनीज हैं, तो वो तो उनको तो ज्यादा हेल्प ही मिल रही है ना। और हम लोग बात करें कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज हेल्प अ लॉट टू डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स। तो भैया अगर हम लोग हमारे कंट्री के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर हम लोग बात करें कि वो भी तो हेल्प उन्हें भी तो हेल्प मिलेगी अगर वो कोलैबोरेट करेंगे अलग अलग कंपनीज के साथ में, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल कंपनी होती है तो बहुत अलग अलग कंट्रीज में काम करती है, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, कि कैसे कैसे इसके अच्छी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक होती है अच्छा पहलू और दूसरे होते हैं बुरे पहलू। नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जैसे हम लोग बात करें कि नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या जाएगा, ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड टू मार्क एन इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो जो ग्लोबलाइजेशन है ये कोई खास असर नहीं कर पाया है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, और पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी। तो अब जो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको लेकर हम लोग बात करें कुछ कर नहीं पाए हैं। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का इस पर कोई इम्पैक्ट खासा पड़ा नहीं, कि हमारे देश की गरीबी कम हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बाउंड नेशन टू फॉलो इंटरनेशनल रूल्स। तो भैया जबरदस्ती थोपे जाते हैं हम पे कानून, कि भैया अगर आपको ये करना है, तो जैसे कि अभी शायद कुछ दिनों पहले मैंने करंट अफेयर सुना था, कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कहा था, कुछ ट्रेड डील के बारे में कहा था, कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर आपकी कंट्री कुछ हम लोग बात करें पेड़ वगैरह काट रही है, तो फिर आपसे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसे रिलेटेड कुछ था कि हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे उन कंट्रीज के साथ में जो पेड़ काट रहे हैं। तो अपने अपने कुछ अपने नॉर्म्स अपनी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए या फिर अपने फायदे के लिए कुछ लॉस बनाती हैं, जो अपनी कंपनी के लिए, यानी कि दूसरी कंट्री के लिए घाटा होगा, बस उन्हीं कंपनी के लिए फायदा होगा। तो ऐसे लॉस बनाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके साथ अगर ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो उनके नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़ेंगे हमें, ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन अप्लाइड रहती है हमेशा उनकी, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प्ड ओनली डेवलप कंट्री, तो ये केवल डेवलप कंट्री के लिए हेल्प करता है। देयर इज ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री। तो भैया होता क्या है, थीम क्या है, जैसे मछली एप्पल हुई, टेस्ला हुई, तो भैया ये कंपनी इंडिया के अंदर काम तो कर रही है, पर भैया इनका जो प्रॉफिट होता है, तो वो तो अपनी कंट्री में भेजेंगे अपनी मालकों के पास में, वो कौन, हमारी कंट्री डेवलपमेंट में लगाएंगे थोड़ा बहुत टैक्सेस बनते हैं वो दे देंगे भैया, बाकी का तो अपने कंट्री में जाएंगे ना उड़ाएंगे वहां पे। तो भैया जो ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब क्या होता है, कि जो पैसा है उसका जाना अपनी कंट्री से, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में, तो भैया एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब जो डब्ल्यूटीओ है, तो भैया ये पूरी दुनिया भर में ट्रेड को ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पहले गेट्स के नाम से जानते थे, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और इसका हम लोग बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ था, गोयना स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। और अब इनके काम भी देख लेते हैं डब्ल्यूएचओ के, ठीक है। तो इसका पहला काम क्या होता है, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड करवाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि चाहे बायलिटरल हो, एक कंट्री के साथ हो रहा है, बहुत सारी कंट्री के साथ में हो रहा हो, थ्रो रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं। और एक तरीके से बात करें तो भैया बहुत दिमागदार होते हैं,
जो बड़ी-बड़ी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, अगर किसी कंट्री के साथ उनकी दुश्मनी हो जाए तो भैया टैरिफ लगा देते हैं उनसे। कहते हैं भैया हम तो आपको बहुत गंदा टैरिफ लगाएँगे। बहुत होशियार वाले लोग हैं, ऐसा भैया नहीं है भैया। गेम खेलना इन्हें भी आता है बहुत बड़ा-बड़ा, ठीक है? और इसके अलावा देखते हैं और क्या-क्या फंक्शन है। टू एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम। रूल मतलब कि अगर कोई मतलब ट्रेडिंग भी कर रहा हो तो रूल के बेसिस पे बनाते हैं ये लोग। और रेजिम इन व्हिच नेशन कैन नॉट प्लेस एट्रिब्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। तो जहाँ पे हम लोग बात करें कि कोई आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ट्रेड के ऊपर। और हम लोग बात करें ये लोग हम लोग बात करें टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज। धीमे-धीमे प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ते ही जाता है भैया इनकी हेल्प से। अगर ये लोग देखें तो हेल्प भी करते हैं छोटी-छोटी कंट्रीज की। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो भैया ये दुनिया के अंदर क्या है, जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उन्हें वेस्ट ना किया जाए, इनका भी एंश्योर करती हैं। और एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट वगैरह करती हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब कोई है वही बात है कि अगर किसी चीज़ की अच्छाई है तो वो बुराई भी होती है। तो जैसे हम लोग बात करें ड्रॉबैक क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो देख लेते हैं। तो अब खामियाँ क्या है वो समझ लेते हैं। मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकरिंग अलोंग डेवलप्ड नेशन। तो भैया जो जो वही है मोटी-मोटी मलाई तो डेवलप्ड नेशन ले आते हैं, हम लोग तो केवल मंजीरा बजाते रह जाते हैं, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड एज़ दे आर फोर्स्ड टू ओपन देयर मार्केट फॉर द डेवलप्ड कंट्री आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। यानी कि दोगलाबंदी की भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यानी कि हम अपना मार्केट, हम डेवलप कंट्री, हम अपना मार्केट खोल देंगे तुम्हारे लिए, पर तुम अपना नहीं खोलोगे, ठीक है। बढ़िया चालू भैया, चालू नीति है इनकी कि भैया ये क्या करेंगे कि अपने जो गुड्स वगैरह, अपने सामान, अपनी कंट्री का जो भी सामान है वो हमारी कंट्री में बिकते जाएंगे, हमारे लोग खरीदेंगे, पर अपनी मार्केट नहीं खोलेंगे, अपना मार्केट नहीं खोलेंगे कि हमारे प्रोडक्ट वहां पे बेचें। भैया चालबाजी कर रहे हो तो हम हमारे साथ, तो ये ड्रॉबैक है उसके, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम लोग एमएनसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो क्या है एमएनसी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एमएनसी क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। तो अब ये जरूरी नहीं कि एक कंट्री के अंदर होती है, ये दुनिया के अलग-अलग कंट्रीज के अंदर रहती हैं। इट इज अ कंपनी दैट ओन्स कंट्रोल प्रोडक्शन इज मोर देन वन नेशन। यानी कि जो अपना जो प्रोडक्शन है तो ये कंट्रोल करती है एक से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। चाहे हमारे इंडिया, जैसे टेस्ला है, इंडिया के अंदर तो वर्क करती है, सॉरी, इंडिया के अंदर भी अभी सुन रहे थे कि ऑफिस वगैरह खुलने वाले हैं उनके, और चाइना के अंदर चल ही रहा था, और अलग अलग कंट्री के अंदर भी उनका काम चलता रहता है, ठीक है। जैसे और क्या मेन गाइडिंग फैक्टर होते हैं एमएनसी को चलाने के लिए, उनको भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ भैया जो हमारी एमएनसी होती है वो भी सेटअप होती हैं। तो जहाँ पे हम लोग बात करें चीप प्रोडक्शन हो, क्या हो, चीप प्रोडक्शन हो, यानी कि उन्हें सस्ता प्रोडक्शन वगैरह मिले। और मान चलिए कि अगर जैसे अमेरिका के अंदर कोई सामान 100 रुपए का मिल रहा है, तो भैया वो वहाँ प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे कहाँ पे, इंडिया के अंदर, जहाँ पे सामान 50-60 रुपए मिल जाता है। तो फिर चीप प्रोडक्शन, मतलब सस्ती उनकी प्रोडक्शन हो जाए, जो भी बना रहे हैं सस्ते दामों पर हो जाए उनकी, ठीक है। और इसके अलावा क्लोजनेस टू प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द मार्केट। तो भैया जो मार्केट के पास अगर प्रोडक्शन यूनिट होगी तो भैया बड़ी ही है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा सीधा सीधा। मान चलो कि झांसी के अंदर या फिर मुंबई के अंदर अगर हमारी फैक्ट्री है और वहीं के अंदर मार्केट है, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट की दिक्कत ही नहीं होगी। अगर हमारी कंपनी मुंबई में हो और हम लोग बात करें कि जो मार्केट है वो अमेरिका के अंदर है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में बहुत खर्चा लग जाएगा। और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसी बनाएगा, जो कंट्रीज गवर्नमेंट ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, तो भैया कंट्रीज वहां पे जाना चाहती है। जैसे दुबई हुआ, तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हुए या फिर दूसरे लोग हुए, तो दुबई में जाके बस रहे हैं। क्यों बस रहे हैं? क्योंकि वहां पे हम लोग बात करें टैक्सेस वगैरह कम है, वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो काफी फेवरेबल है, टैक्स पॉलिसी है बहुत सस्ती है, वहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है। तो इसलिए हम लोग बात करें, वो लोग वहां जाना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करें सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनी, तो भैया उनका लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप तो करनी पड़ेगी भैया। अगर जैसे मान चलो कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आ रही है, जैसे मान चलो कि विदेश से तुमने कोई चीज मंगाई, एक जूते मंगाए, तो भैया अगर वो यहाँ पे जो सर्विसिंग वाले हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें, आपको पता होगा कि यहाँ पे वो डिलीवरी वाले चलते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे भैया, उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करोगे, तो भैया अपना सामान पहुंचाओ कैसे, क्या अपना आदमी भेजोगे यूएसए से क्या? तो यहाँ की लोकल कंपनीज के साथ में क्या होता है, कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ता है, क्योंकि वो हेल्प करती हैं, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज के लिए उनकी हेल्प ले सकते हैं। क्लोजिंग कंपटीशन विद लोकल कंपनीज बाय और बाय देम, ठीक है।
MNCs are exerting strong influence on production at these distinct locations, so they may reduce their cost factor of production. तो अलग अलग जगह पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फैलाती हैं और उनका भैया अलग अलग कंट्री में कोई भी कंट्री में उनका काम इसलिए करती हैं वो क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कटिंग हो सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब जो एमएनसीज होती हैं इनका गरीब वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बात कर देते हैं, यानी कि कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बात कर देते हैं। देयर जॉब आर नो लॉन्गर सिक्योर, तो यहाँ पे एमएनसी के अंदर उनकी जॉब जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना भैया कोई दम नहीं हटा दे तुम्हें, यहाँ तो प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी थोड़ी ना होती है, वो हटा देंगे तो उन्हें हटाना होगा। मैनी ऑफ वर्कर लॉस देयर जॉब, बहुत सारे वर्कर्स अपनी जॉब को लॉस कर देते हैं, यानी कि उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं क्या है, देयर वेजेस एंड remunerations वेरी लो, उनकी जो वेजेस सैलरी वगैरह है तो बहुत कम है। they do not more they have to do more work and situations are not so good, तो वहां पे उन्हें ज्यादा ज्यादा काम करना पड़ता है, सिचुएशंस भी ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पे जो प्रोडक्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं सेटअप की जाती है एमएनसी, उनके बारे में बात करते हैं। वही हम लोगों ने जो ऊपर पॉइंट बात की थी अभी, तो वही वही बात है यहाँ पे कि मार्केट के पास होना चाहिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेवल होना चाहिए, यानी कि अगर कंप्यूटर वाला काम कराना तो कंप्यूटर वाले बंदे होने चाहिए और लेबरी काम करवाना तो लेबर वाले अनस्किल्ड वर्कर चाहिए पड़ेंगे, तो फिर उसके हिसाब से जैसी उनकी जरूरत होगी तो ये जब लेबर वगैरह मिल जाएंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी और उन्हें बेनिफिट होगा, ठीक है। और अवेलेबिलिटी रहेगी किसकी, अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल हुआ, अब जैसे मान चलिए कि कहाँ पे, हाँ जी है, मेरा पेन थोड़ा चल नहीं रहा ढंग से यहाँ पे। तो जैसे अब मान लीजिए रॉ मटेरियल हुआ तो भैया कहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट बेच रहा 100 रुपए का, तुम्हारा रॉ मटेरियल आ रहा 80 रुपए का, तो प्रोडक्शन का टाइम, जो प्रोडक्शन की जो प्रॉफिट है तुम्हारा तो भैया वो कम ही बच रहा ना। इसके अलावा हम लोग बात करें और भी तो खर्चे करने होते हैं, अब वही 80 रुपए का मिल रहा है प्रोडक्ट मतलब तुम्हारा रॉ मटेरियल, तो तुम ऐसी जगह जाना चाहोगे जहाँ तुम्हें 50 या 30 रुपए में मिले, तो तुम ऐसी जगह चुनोगे या नहीं चुनोगे। और जहाँ पे एनर्जी भी सस्ती मिल रही है, ऐसा नहीं है कि तुम बिजली बहुत भयंकर होगी आ रही है, तो भैया ऐसे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट कटिंग होती है उसमें असर पड़ता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और मतलब जहाँ पे हम लोग बात करें अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। और भी चीजों के बारे में देखते हैं, और जैसे हम लोगों ने इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, फेवरेबल कंडीशन जो गवर्नमेंट होती है तो उनकी फेवरेबल पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंडियन एमएनसी, जो कुछ इंडियन कंपनीज की जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाटा मोटर्स, तो ये क्या है, ऑटोमोबाइल कंपनी में हम लोग बात करें वर्क करती हैं। रेनोवैक्सी मेडिसिन में है, एशियन पेंट्स में है, और इंफोसिस आईटी में है, आईटी सेक्टर में आती है, ठीक है। सुंदरम फॉस्टरनेस फॉस्टनर्स इज नॉट, सॉरी ये हटाई दो तो बढ़िया है, नट्स एंड बोल्ट्स में आती है ये, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारी आ जाए, जितनी है उतनी लिख दो यार, तुम लोग तो यार समझदार हो यार, बहुत दिमागदार खिलाड़ी होते जा रहे हो, धीमे धीमे तुम लोग बहुत बड़े हो गए यार, आप लोग तो बंदे बन गए हो मैंने, ठीक है, मतलब दोस्त वगैरह, मतलब एक बड़े तुम लोग मैच्योर हो गए हो आप लोग, ठीक है, समझदार तो ही। और हम लोग बात करते हैं सोशल वैल्यूज विच प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन सी सोशल वैल्यूज होती हैं जिसको हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करती है। तो हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करती है कौन सी, कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं सब भाई हैं, बने भाईचारा है, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है, तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन प्रमोट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तो ग्लोबलाइजेशन होती है तो ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन होती है ये एनकरेज करती है यूनिटी, के देश के अंदर यूनिटी हो, इंटीग्रेशन हो, अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो साथ में जो मतलब कोई भी कंट्री है यार, और साथ में व्यापार कर रहे हो तो भैया ऑब्वियस सी बात है कनेक्शन तो बनेंगे ही बनेंगे ना। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करती है, हेल्प करती है प्रमोट करने में अपने कल्चर को, और एक्सचेंज करती है, मतलब अलग अलग नेशन के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज होते हैं वो तो फिर होते ही होते हैं। और बात करें एलपीजी के बारे में, एक चीज और मैंने बताई नहीं इसमें, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो लोग अपन थोड़ा एलपीजी के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने पहले बात नहीं की थी। तो बात करते हैं एलपीजी के बारे में, तो क्या है एलपीजी, तो एलपीजी ये रिफॉर्म्स के नाम है, ठीक है।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो भैया ये करवाए गए थे 1991 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें ये था कि पहले के समय पर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ये बहुत ज़्यादा क्लोज थी, यानी कि बाहर कंपनीज के लिए ये अलाउड नहीं था कि बाहर कंपनीज आके यहाँ इंडिया में आके ट्रेड कर सके। तो ये उनके लिए अलाउड नहीं था। तो बाद में क्या हुआ कि 1991 के बाद जब हमारे पास पैसा कम बचा था, तो जो वर्ल्ड बैंक था उन्होंने कहा भैया अपनी जो इकोनॉमी है उसको दूसरी प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या करिए, ओपन करिए, तभी हम आपको क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करा पाएंगे। क्योंकि आपकी जो अगर हम लोग बात करें कि आपकी कंट्री के अंदर इतना प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता है, तो फिर हम लोग बात करें तो अगर वहाँ पे कंपनीज मार्केट दूसरी कंट्रीज के लिए मार्केट आप खोलेंगे तो वहाँ पे कंपनीज आएंगी, तो इससे आपको भी पैसा पहुंचेगा, तो फिर हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी पैसा देने में। तो फिर 1991 के सरकार 1991 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया यहाँ पे, हम लोग बात करें एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, जिसमें क्या हुआ कि जो प्राइवेट कंपनीज थी वो इंडिया के अंदर आई, उन्होंने ट्रेड किया और यहाँ पे हम लोग बात करें अपनी जड़ें जमाई। तो उसके बाद हम लोग बात करें प्राइवेट इंडस्ट्रीज यहाँ पे खुलने लगी, वरना पहले बहुत ज्यादा लाइसेंस राज हुआ करता था इंडिया के अंदर, यानी कि हर एक कंट्री मतलब अपनी जो हमारा देश हमें पता है जैसे कि आजाद हुआ था, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, तो भैया वो स्टार्टिंग में वर्ल्ड के साथ कंपीट नहीं कर सकती थी, और जब वर्ल्ड के साथ कंपीट नहीं कर सकती हैं तो फिर उन्हें अगर ग्रो करना है तो फिर उन्हें कंपटीशन करना पड़ता। तो उनके लिए कोई मार्केट बचता ही नहीं, क्योंकि उन्हें कोई खरीदता ही नहीं, क्योंकि उनके जब लोगों को जब अच्छा का सामान मिलता तो वो क्यों खरीदता उनका मतलब लिमिटेड सामान। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया उस समय पर तो नहीं खोला और बाहर कंट्री के लिए कि भैया आप यहाँ पे ट्रेड करें, पर बाद में आके खोल दिया कि जब ये लोग मैच्योर हो गई, अपने आप को संभालने लगी कंपनी इंडिया की, तो ऐसे करके हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन इंडिया के अंदर आया, और अब जो प्राइवेटाइजेशन या फिर एलपीजी रिफॉर्म जो कि 1991 में हुए थे, तो वो हो पाए। फिर इसके बाद हम लोग बात करें कि जो कंट्री हमारे यहाँ पे अलग अलग प्राइवेट कंपनीज आने लगी और अपना उन्होंने घर बना लिया यहाँ पे। तो एक बार थोड़ा सा ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखा कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे कैसे कैसे गुड क्वालिटी कंपटीशन बढ़ने लगा, कि जो लिविंग स्टैंडर्ड थे वो बढ़ने लगे। नेगेटिव इम्पैक्ट देखे कि कैसे कैसे इसने पॉवर्टी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ किया ही नहीं है। और भी हमने कई सारी चीजें देखी हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखी हमने कि कैसे कैसे ये इनका फंक्शन होता है, क्या ट्रेड करवाती हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में। इसके नुकसान भी देखे हमने कि कैसे कैसे ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं तो ये केवल डेवलप कंट्री के लिए हेल्प करती हैं। फिर हमने एमएनसीज के बारे में देखा, मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि अलग अलग कंट्रीज में और प्रोडक्शन करती हैं, एक से ज्यादा नेशन में प्रोडक्शन करती हैं। फिर हमने देखा कि कहाँ कैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं एमएनसीज खोलने के लिए, कि कहाँ कहाँ जाती हैं ये कंपनीज, तो जहाँ पे चीप प्रोडक्शन होता है मार्केट के पास में होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी, और भी कई सारी चीजें देखी, तो उनको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है वीडियो लोग। ठीक है, और भी चीजें देखी तो उनको भी देख लेते हैं। फिर हमने इफेक्ट देखा एमएनसीज का कि पुअर जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो भैया इनकी जॉब सिक्योरिटी थी नहीं, और अच्छी सिचुएशन में मतलब कंडीशन में काम भी नहीं करते हैं। अब बात करते हैं बेसिक फैक्टर, जो बेसिक फैक्टर्स हैं एमएनसीज के, जहाँ पे हम लोग बात करें प्रोडक्शन ये यूनिट लगाती हैं, तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे कि मार्केट के पास होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर होने चाहिए, रॉ मटेरियल अच्छी सस्ता होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होने चाहिए। इंडियन एग्जाम्पल है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज के, तो वो टाटा मोटर्स में, रन व्यक्ति हुई और दूसरी कंपनीज हुई। और कौन कौन सी सोशल वैल्यूज प्रमोट करती है ग्लोबलाइजेशन, ये हमने देखा। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करता है वर्ल्ड ब्रदरहुड अमंग अलग अलग सिटीजन ऑफ कंट्रीज के बीच में, और ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है अलग अलग कंट्री के बीच में, और इससे इंटीग्रेशन होता है, यूनिटी होता है अलग अलग रीजन्स के लोग बीच में। और ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है कल्चरल एक्सचेंज में बहुत सारे कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो यहीं पे अपना चैप्टर हो जाता है समाप्त, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो पूरा चैप्टर। भाई चैप्टर कुछ टफ था तो नहीं, और बहुत सिंपल ही चैप्टर था, मजा आया पढ़ के और पढ़ा के भी। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद में आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर अपने और किसी लेक्चर के साथ, तब तक के साथ जुड़े रहिए। आप जीत चुके हैं 60 करोड़ रुपए, आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे, बस अपना अकाउंट नंबर दे देना मुझे। बाय बाय बड़े लोग, जा ही रहा हूँ।